अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज का जो दिन था, 3 बड़े जलसे हुए हैं, जिसमें 2 जलसे खासतौर पे काबिल ज़िक्र हैं। कराची में पीएसपी का जलसा इस वक्त भी जारी है और अच्छा बड़ा जलसा है ये भी, लेकिन पीटीआई का फैसलाबाद में और गुजरात में पीएमएलएन का जलसा, दोनों में एक दूसरी पर हमले किए गए, सियासी ज़बानी हमले किए गए। और इन जलसों में इमरान खान साहब ने कल जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वही आज इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है और एक वीडियो उन्होंने तैयार करके रख दी है कि अगर उनको कुछ होता है तो वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। और फिर आज आवाम से उन्होंने वादा भी लिया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर जो जिम्मेदार वो बता के जाएंगे, खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है, जो जिम्मेदारों का उन्होंने नाम लिया है उनको आवाम कटहरे में लेकर आएगी और उनका इंसाफ लेगी। गुजरात में जो जलसा था पीएमएलएन का, वहाँ पर मरियम साहिबा ने धुआंधार तकरीर की और इमरान खान साहब पर लफ्जी हमले भी किए। मईशत की तबाही का जिम्मेदार उन्होंने कहा कि जी 1 महीने की हुकूमत नहीं या 3 महीने की हुकूमत नहीं होगी, अगर ये अपना 3-4 महीने का वक्त पूरा करते हैं, ऐसे आगे जाते हैं, जिम्मेदारी उसकी होगी जिसने 3.5 साल हुकूमत की है। लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो ये बात की है कि उनकी जान को ख़तरा है, इससे पहले कल सियालकोट में उनके जलसे के मुकाम पर जो कुछ हुआ, ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश ना आए, इसके लिए भी शायद एक प्रिवेंटिव मेजर है जो इन्होंने ले लिया है कि अगर तशद्दुद होता है, जैसे कहा जा रहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर कैबिनेट ने फैसला किया तो ये 20 लाख या 20 बंदा भी लेकर आ सकेंगे, मैं इसको इंश्योर करूंगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल अब पैदा ना हो, हुकूमत को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और ना सिर्फ ये कि इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इमरान खान साहब के जलसे, जुलूस, रैलियों और इमरान खान को बेहतर सिक्योरिटी भी फराहम करनी होगी। मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कल कहा था, एक बार फिर यकीन दहानी के लिए ज़रा उसे सुने, फिर मईशत की तरफ आती है। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। ये साजिश का दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा, ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका बोझ सिर्फ और सिर्फ नून लीग अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए हैं और जो पर्चा वहाँ से वो लेकर आए हैं, जिस पर नवाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं, उसमें ये बात वाज़े तौर पर कह दी गई है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, इत्तेहादियों को और स्टेक होल्डर्स को मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेनी होगी और ये बोझ सबको मिलकर उठाना पड़ेगा, तब ये हुकूमत आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी, फौरी इलेक्शन में जाना होगा। तो ऐसी हुकूमत जो अभी तक इस बात पर कन्विंस नहीं है, तैयार नहीं है कि उसे कितने अरसे तक हुकूमत करनी है, वो क्या मुश्किल फ़ैसले करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। नतीजा ये है कि मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर, उस पर बोझ पड़ रहा है, मुल्क के ख़जाने पर बोझ पड़ रहा है जो हम उठाने के काबिल नहीं हैं। असद उमर साहब ने मईशत की जो सूरत हाल इस वक्त है उसकी कुछ अक्कासी की है। सबसे ज़्यादा एतमाद की तहरीक आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई है। एक तरफ तो ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है इस वक्त, तो जैसे पहले भी मैंने कहा था, सऊदी अरब गए हाथ खाली, यूएई गए हाथ खाली, IMF से हाथ खाली, चाइना से हाथ खाली, फिलहाल तो कहीं से पैसा ही नहीं मिल रहा है। इस सूरत हाल के अंदर जहाँ मईशत के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल पहुँच जाए जो श्रीलंका के सूरत हाल जहाँ पे पहुँची भी है, जहाँ पे पेट्रोल डलाने के लिए, पेट्रोल ख़रीदने के लिए मुल्क के पास पैसा नहीं बचा है कि मुल्क में गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जा सके। पाकिस्तान महीनों नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। के अंदर मैं आपसे ये जो मैं आपको पैगाम देने आया हूँ वो ये है, इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि क्या हालात हैं पाकिस्तान के। IMF से इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाकरात करेंगे और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला महंगाई पे काबू पाएंगे। मैं असद उमर साहब से मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब के साथ बहुत वक्त निकालते हैं,
मगर फिर भी मैं तवक्को करता हूँ कि वो झूठ ना बोला करें। 10.4 बिलियन डॉलर का स्टेट बैंक का रिजर्व था और कुछ 6 बिलियन डॉलर्स का प्राइवेट बैंक का रिजर्व था। वो रिजर्व आज तक मौजूद हैं। 10 बिलियन डॉलर मैं किधर लेके जाऊंगा? कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी। हमारे पीटीआई वाले भाई जो है वो हमको बहुत सारी चीज़ों पे उनको लेक्चर देना चाहिए। हमको बताना चाहिए कि सोशल मीडिया किस तरह चलता है, हमको बताना चाहिए कि फेक अकाउंट्स किस तरह चलते हैं, हमको बताना चाहिए कि ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स किस तरह करते हैं, हमको बताना चाहिए कि बड़े बड़े लोगों के जहाज़ इनको किस तरह मिलते हैं। हमको बहुत सारी चीज़ें सिखानी चाहिए कि 2-2 साल के अंदर रियल इस्टेट के अंदर लोगों ने अरबों रुपए कैसे कमा लिए और पता चली कि कभी टैक्स फॉर्म नहीं भरे, लेकिन पता चली 20-20 साल से वो रियल इस्टेट में काम कर रही थी। ये सब चीज़ें हमको सिखा सकते हैं। मईशत के बारे में हमको ना बताओ, खुदा का वास्ता है। ये मईशत का जो आप हाल कर मेहमानों का आपसे तारुफ कर रहा हूँ। सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, मोहतरमा जनाब दिलीप अब्बास साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जनाब मोहतरम इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आ चुके हैं। बाकी बातें तो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो वापस आ गए हैं और अब ये तय है कि आपने इत्तेहादियों के साथ मिलना है, बैठना है, फिर ये फैसला करना है कि हुकूमत को चलाना है। अगर सब तैयार होते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स तैयार होते हैं इस मुश्किल सूरत हाल का बोझ उठाने के लिए, तब ये हुकूमत चलेगी, अदरवाइज आप इलेक्शन में चले जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारी हुकूमत है वो एक कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट है और उसके अंदर मेजर प्लेयर्स हैं, पीपल पार्टी है और जमात उलमा इस्लाम है और दीगर पार्टियाँ हैं। तो जो हमने अहम फैसले करने आने वाले दिनों में उनको ऑन बोर्ड करना इंतहाई ज़रूरी है और उसी सिलसिले में कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है। उनके ऊपर उन्हें ब्रीफ़ किया जाएगा और हम एक क्लियर डायरेक्शन ले लेंगे और वो क्लियर डायरेक्शन के हुकूमत को कंप्लीट करना है, टेन्योर या अर्ली इलेक्शन कराना है, जो भी करना है, जो प्राइसेस अगर बढ़ानी है या इधर ही रखनी है, जो हमने एक स्ट्रेटजी इवॉल्व की है उसको फिर हम अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर जो उनकी एडवाइस होगी उसके मुताबिक फिर आगे लेके जाया जाएगा मामला। अच्छा, आप जब आए गवर्नमेंट में और आपसे बार बार सवाल होता था आपसे, आपके इत्तेहादियों से, कैसे मईशत को ठीक करेंगे, तो आपका कहना ये था हमने पहले भी ठीक किया है और हम मामला को ठीक कर देंगे, मामला में बिगाड़ बहुत आ गया है। अगर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं इलेक्शन की तरफ जाना है, नहीं कर सकते, तो ये बात नहीं कही जाएगी कि आपने एक चलती हुई हुकूमत को घर भेजा, घर भेजने के बाद मईशत को मज़ीद आपने ख़राब किया और फिर आप संभाल नहीं पाए तो इलेक्शन में जाने की बात कर रही हैं? देखिए, बात यह है कि हमने बुनियादी तौर पे इनका इमरान खान साहब का प्लान था, एक नवंबर प्लान था इनका, हमने उसको प्रीएम्प्ट किया जिसके अंदर ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जमहूरियत को भी डीरेल करें और ये अपनी हिसाब किताब से पूरा निज़ाम जो है उसकी बिसात लपेट दें। और आपने देखा कि इन्होंने पिछले 1 महीने में काफ़ी सारे गैर आइनी इक़दाम उठाए भी, लेकिन हमें ज़ाहिर हमें मालूम था कि इनके अज़ाइम क्या हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्रीएम्प्ट करना बड़ा ज़रूरी था। फिर दूसरी बात आप इकॉनमी की कर रहे हैं। देखें, जब हमारी हुकूमत 2013 में आई तो उस वक्त रोज़ाना धमाके होते थे, जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग अफनान साहब, मैं दरअसल पहली बात इकोनॉमी की कर रहा था। आपने पहली बात नवंबर प्लान की कर दी, तो ये नवंबर प्लान जो है वो नाकाम बनाना था, मईशत मामला नहीं था आपके पेश नज़र। नहीं, मैं इकॉनमी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, इकॉनमी से लिंक्ड है। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो इकॉनमी खुद ब खुद धड़म से नीचे गिरेगी और डिस्टेबिलिटी जो है वो तो इकॉनमी को और मामला ख़राब करती है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम 2013 में आए थे तो हमने कोई 35 दिन में तो हालात ठीक नहीं किए थे ना। 35 दिन में दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हुई थी, 35 दिन में जो है वो बिजली का जो क्या कहते हैं मसाइल थे वो ख़त्म नहीं हुए थे। हमने 35 दिन में CPEC की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। 35 दिन के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये ज़रूर है कि हम जो है वो एक क्लियर डायरेक्शन लेने के लिए जा रहे हैं और वो आने वाले दिनों में आवाम को पता चल जाएगा। और मुझे बड़ा जी सर, ये डायरेक्शन पहले नहीं थी। मेरा सवाल यही है, क्योंकि मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा, मेरा सवाल ये है कि ये डायरेक्शन पहले आपके पास नहीं थी। आपके पास 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान को भेजना है घर, बाकी बात में देखेंगे। कोई डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शन अब सेट करेंगे। देखिए, हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा था कि गैर जमहूरी गैर आइनी इक़दाम करने वाले इंसान को घर भेजना है, जिसने 25 जुलाई 2018 के ग्रिग्ड इलेक्शन की वजह से उसकी हुकूमत आई थी और वो आगे जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ख्वाब देख रहा था। तो ऐसे इंसान को घर भेजना ज़्यादा अहम था। अच्छा। मुल्क बचेगा तो इकॉनमी बचेगी ना, आइन ही नहीं बचेगा तो आप इकॉनमी का क्या करेंगे। तो ये ज़्यादा काम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो हमने किया, उसको हमने कामयाबी से प्रीएम्प्ट कर लिया। और आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ, इकॉनमी को भी हम संभाल लेंगे वन वे और दी अदर।
इलेक्शन अर्ली हो या बाद में हो, इकॉनमी हम नहीं संभालनी है और हमने उसका प्लान के ऊपर हम बहुत तेज़ी से अमल कर रहे हैं। अच्छा। आवाम को कुछ अरसा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन उसके जो समरात हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है अंजलि अब्बा साहिबा, ये जैसे सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि अब प्लान तैयार करेंगे और फिर मईशत को भी संभाल लेंगे, कितना करीब आपको नज़र आ रहा है कि आपका ये मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया जाए कि फौरी इलेक्शन हो, या आपको लगता है कि अब भी हुकूमत के पास, उनके इत्तेहादियों के पास, इस पूरे सिस्टम के पास इतनी क़ुव्वत, इतनी सकत है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको आसान लग रहा है अब? शुक्रिया मसूद। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आइन और कानून की बात कर रहे हैं कौन? जो मुल्क के हिस्ट्री में सबसे बड़ी कातिल, डाकू, फर्द जुर्म आयद होने वाली कब्ज़ा ग्रुप हुकूमत आई है। मतलब आप ये देखें 70% लोग जो हैं उनके ऊपर कत्ल, गबन, कब्ज़े के, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के केसेस हैं, नंबर 1। दूसरा, 1 महीने में आके ये हुकूमत जो है कुछ भी नहीं कर सकी सिवाय तबाही के। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3500 पॉइंट नीचे गया है। आपका जो डॉलर है वो 200 रुपया टच कर जाएगा इस हफ्ते। आपकी जो इस वक्त लोड शेडिंग है वो 12 से 16 घंटे हो रही है। आपका आटा जो है इस वक्त 40 रुपये ज़्यादा महंगा हो गया। झूठ के पैर नहीं होते। बीच में इनकी हर बात पर मैं इनकी हर बात झूठ थी। आप ये चोर डाकू ना करें, मैं आपको चोर डाकू करूंगा। आप जो आप गैर पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल कर नहीं, लेकिन ये चोर डाकू करेंगे तो फिर मैं आगे से जवाब दूंगा। नहीं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हम ये इस प्रोग्राम में बैठ कर हमें कातिल का क्या कत्ल किया, डाकू वाला जो बयानिया है, कत्ल क्या किया है? अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान के कत्ल बताऊं मैं। थोड़ी देर पहले मरियम मसूद, अफनान साहब अपने वक्त से बात कर लीजिएगा ना। ये गुफ्तगू तो अभी मरियम साहिबा बात कर रही थी, यही सारी गुफ्तगू अपने जलसे में कर रही थी। नहीं, वो ये इमरान खान बोलता है उसके नीचे अंडे बच्चे सारे बोलना शुरू कर देते हैं। इनलिए को तमीज से रहना है कि हमने तो जवाब में देना है। मैंने भी नहीं पहली दफा बोला, इन्होंने आगे बोला। मसला तो यही है, जब सिर्फ इमरान खान साहब कर रहे थे, मेरी बात सुन लें, जब सिर्फ इमरान खान साहब, इमरान खान की जबान कंट्रोल में है नहीं, इमरान खान की जबान कंट्रोल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं, कोई डेकोरम नहीं, मैं सिर्फ जी नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि इनको कोई अदब एक-एक करके बात करने हैं। अफनान साहब बैठे हुए हैं, मुसलसल एक क्रॉस टॉक किए चले जा रहे हैं ये। जी अनिल साहब अपनी ना बताएं, आप अपना काम करें। सिर्फ मसूद, आप अगर आपने सिर्फ इनको चांस देना है तो ये बीच में चोर डाकू ना करे ना। अफनान साहब जब सिर्फ इमरान खान साहब बात करते थे तो हमें भी आसानी होती थी कि हम कह दिया करते थे कि यार क्या दूसरे लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करें। अभी इमरान खान साहब ने तकरीर की है, यही ज़बान इस्तेमाल की है। अभी मरियम साहिबा ने तकरीर की है, यही ज़बान इस्तेमाल की है। तोशा खाना चोर और न जाने कौन कौन से चोर उन्होंने भी गिनवाए। तो अब आप लोगों ने सब ये ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, तो फिर बर्दाश्त भी करें। अपने वक्त पर आप भी बात कर लीजिएगा। अनिल साहब मुकम्मल। मैंने कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है अभी? अब मैंने पहले प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है? आप ये भी तो देखें ना, ये लोग हमेशा इस तरह की बातें शुरू करते हैं, उसके बाद आगे से जवाब दो तो तकलीफ होती है। अच्छा चलें, आप मुकम्मल करने दें उनको प्लीज। जी अनिल साहब। मसूद, बात ये है कि बेचारे क्या करें, मतलब ये फैक्ट्स है ना। आप लंदन प्लान बनाने गए हैं, वहाँ महीने में वहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं? सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकाले ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सर्टिफाई किया है कि बेईमान, बददियानत, झूठा, मुल्क को धोखा देने वाला, इश्तिहारी भगोड़ा नवाज शरीफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको सर्टिफाई किया हुआ है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट कैलिफोर्निया की अदालत ने भी सर्टिफाई किया इमरान खान को, तो जाके कैलिफोर्निया की अदालत ने भी सर्टिफाई किया है कि आपका लीडर चोर। चले मैं इम्तियाज गुल साहब आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज गुल साहब आपकी तरफ आता हूँ। दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी ज़बान का इस्तेमाल ज़रा मुनासिब कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है इन अल्फाज के साथ नहीं कहा, मफहूम ये ज़रूर निकलता होगा, किसी तरह से आप निकाल सकते होंगे, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। तो
हर तरफ बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। इम्तियाज़ गुल साहब, अब बात करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, दोनों तरफ से जो इल्ज़ामात आ रहे हैं और जितना टेम्परेचर आगे बढ़ा हुआ है, मईशत संभल नहीं रही है। इमरान खान साहब ने यहाँ तक मुतनाज़ा बना दिया है कि अगर बैरूनी इमदाद मिलती है तो कहते हैं अपने आकाओं से इमदाद लेकर आएंगे ताकि इमरान खान से जान छुटी रहे, तो उसको भी मुतनाज़ा बना दिया है। तो ये मामला कैसे हल हो सकते हैं? वो देखिए, जहाँ पे हम शख्सियात की आपस की जंग में फंसे हुए हैं, नज़रियात कोई नहीं है, नज़रिया कोई नहीं है, यानी इसमें तो कोई इस पे दो आरा नहीं है कि एक साहब हैं उनके ऊपर कल चौथी दफ़ा फ़र्द जुर्म आयद होनी थी 14 तारीख़ को, और वो मुल्क से बाहर थे। इस तरह जिन साहब से वो मिलने गए थे वो भगोड़े हैं, कानून पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, इसमें कोई और नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक है। तो इस पर परेशानी क्या है और इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए सुबकी क्या वो है? जज का फैसला भी बता देना, वो जो जैसे जज ने ये फैसला दिया था उसका भी बताएं यार आप कि उसने कहा था मुझसे फैसला लिया गया है, पूरी बात करें ना। आप में कोई अदब आदाब मैं है कि आपके नहीं पास है? आऊंगा अफनान साहब, नहीं ये पकौड़े पकौड़े कहे जा रहे हैं, आप पकौड़े एक एक करके सबका जवाब दे दीजिएगा। साहब मेरा ख्याल है मैं चला जाता हूँ, इनको बोलने दें। अफनान साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज प्रोग्राम बात करना करने दोनों दें। चले जाते हैं। अपनी बात मुकम्मल नहीं कर नहीं है। सकी। मसूद, क्या आप इम्तियाज़ नहीं गुल साहब मैनेज चले कर जाए, बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं, मेरा ख्याल है हम इस प्रोग्राम से चले जाते हैं। इसलिए देखिए कि मुझे तो ताना कोई सुनना तरीका पड़ा है, नहीं है मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। अफनान साहब, अफनान भाई प्लीज, या आप मेरा माइक म्यूट कर दें या जी, इनका इम्तियाज़ माइक साहब। म्यूट कर दें। नहीं देखें, बात कीजिए अगर इम्तियाज़ इस तरह साहब, बात कीजिए, इंटरप्शन होती रहे, देखिए इस तरह इंटरप्शन होती रहेगी, मैं नहीं बात कर सकूंगा। नहीं हो रही, बंद हो गया अगर- माइक ना, बस आप करें बात, आप बात करें। हाँ, उस मतलब उसमें मैं तो एक्चुअली मेरा जो मैं कहना चाह रहा था मुझे अब याद नहीं रहा, आपने पूछा क्या मुझसे, इसलिए कि इस किस्म के माहौल में तो आपने कहा कि एक साहब जो हैं वो गए थे जिन पे फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, दूसरे साहब जो थे वो एब्सकॉन्डर हैं जिनसे मिलने गए थे। तो इसमें दो आराय क्या हैं मुझे ये बताएं, इनसे मतलब बाद में इनसे पूछिएगा। और दूसरी हाँ, तीसरी बात मैं ये कर रहा था कि कितनी बड़ी सुबकी की बात है पाकिस्तान के लिए, नंबर वन कि ये दो इस किस्म के साहिबान हैं जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक आइन कानून को मतलूब हैं। उनकी कोर कैबिनेट मेंबर्स लंदन में बैठ के जाके 3 दिन इजलास करते हैं। उससे पहले ये सऊदीया भी गए थे, यूएई भी गए थे, इनको मिला कुछ नहीं। और उसकी बुनियादी वजह क्या है ये भी समझने की कोशिश करें कि अब पाकिस्तान पे एतमाद नहीं रहा, यानी जो पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ करती है हमारी अशराफिया, उसकी वजह से अच्छे दोस्तों ने भी एतबार करना छोड़ दिया है। अब चीन का IMF के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने जो $3.5 अरब उनके हमारे पास पड़े हुए हैं वो वापस मांगे हैं, बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें उसको रोल ओवर नहीं किया है, इसलिए कि चीन भी नाराज़ है पाकिस्तान के मौजूदा हालात से, इसलिए कि चीन को भी ये बात पसंद नहीं आई जिस अंदाज में ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अदम एतमाद का। यानी मार्च और अप्रैल के महीने में इस मुल्क की मईशत के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद के नाम पे जो खिलवाड़ किया गया, गुज़िश्ता हुकूमत भी ज़ाहिर है उसकी सारी तवज्जो उसी पे चली गई। तो क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? क्या मुल्कों का एतमाद, बागैरत मुल्कों का एतमाद इस तरह बहाल होता है? खाली हाथ हम जाते हैं, कशको लेके खाली हाथ वापस आ जाते हैं, और उसमें देखें फिर हमारी मुल्क की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनका हशर क्या हो गया। और ये तमाम सूरत हाल जिन लोगों के बायस पैदा हुई, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उस हाइब्रिड वॉर के इंस्ट्रूमेंट्स का काम किया है, चाहे वो हमारे पिंडी के लोग हैं, चाहे हमारे इस्लामाबाद के लोग हैं। वो हाइब्रिड वॉर जिसके बारे में हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान पे मुसल्लत है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ IMF को माली इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान के आइनी और सियासी और इंतखाबी मामलात में मुदाखलत की जाती है, यहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है। ये तमाम लोग अदम एतमाद के को कामयाब बना के उस हाइब्रिड वॉर का इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। उसकी वजह से इन्होंने इस मुल्क को एक मजाक बना दिया है, इसकी जड़ें हिला दी हैं। यानी अवाम को अब एतमाद नहीं रहा कि हम इस मुल्क में रहें या ना रहें, अगर बाहर जा सकते हैं तो कैसे जाएं। यानी आप सर इससे इत्तेफाक कर रहे हैं एक दूसरे की गालियां दे रहे हैं। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि अगर गलती हो गई तो गलती को ठीक किया जाए। भाई पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का भी तो कोई मफाद है कि नहीं, ये सिर्फ आपने उनके कंधों पे सवार होके आना है इक़्तिदार में और उसके बाद एक दूसरे को गालियां देनी है और साथ में अपने अपने खाते भरने हैं। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो बार बार बात होती है
कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ओ बाबा, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों इदारों ने बाकायदा सर्टिफाई किया था कि गुज़िश्ता 2 साल पेंडेमिक कोरोना के बावजूद गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान में जो इक्तिसादी आशारियाँ जिस अंदाज में बेहतर हुए हैं 5.23% के हिसाब से, अगले साल भी ऐसे ही होगा 4 से 5% के दरमियान। मालूम नहीं है कौन सी मैशत की बर्बादी की बात कर रहे हैं। और आज इम्तियाज़ गुल साहब, मैं देख रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया जहां खुश्क साली ने बहुत मुल्क को मुतासिर किया 2020 और 2022 के दौरान। तो इस दौरान पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल रहा जो खुश्क साली से मुतासिर हुए, और फिर मईशत कोरोना की वजह से मुतासिर हुई, और फिर ये सारी सूरत हाल है। तो मईशत तो ऐसा मामला है जिस पर एक कौमी एजेंडा होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी कौम, हमारी सियासी जमातें सब एक साथ मिलकर बैठकर बात करने पर इस पर तैयार नहीं है। एक ब्रेक मुझे रहना है, ब्रेक के बाद सेंटर अफनान साहब आपसे मैं इस पर बात करूंगा, अंदरी साहब आप भी शरीक गुफ्तगू होंगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आप हुकूमत में तो आपसे तवक्को ये करेंगे कि इमरान खान साहब पर आप तबर्रा हमें ना सुनाएं, बल्कि हमें ये बताएं कि किस तरीके से अब आप हमारे मसाइल का हल निकालेंगे, मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, और ये साबित करके बताएं कि आपने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा इसलिए कि आपको NRO नहीं चाहिए था अपनी क़यादत के लिए, बल्कि मुल्क को बेहतर करना था। तो ये आपको साबित करना होगा, ये आपको नहीं करना होगा कि अब आप किसी वक्त ये कहें कि मुझसे संभल नहीं रहा और मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये कैसे आप करेंगे और कब तक चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, पहले तो मुझे आप थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि आपने 2 लोग PTI से बुला लिए हैं, तो ज़रा मुझे जवाब देने में दोनों का थोड़ा टाइम लगेगा। पहली बात नहीं जी, इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर और मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनका ताल्लुक जो है आप खुदा किसी से ना जोड़ें। मैंने इनका देख लिया, इनकी क्रेडिबिलिटी, वो अभी क्रेडिबिलिटी इनकी अभी पता चल गई है। कह रहे हैं मुल्क की इकॉनमी बड़ी अच्छी थी, इनको नहीं नजर आया जब डॉलर 115 से 190 पे आया, इनको कोई मसला नहीं हुआ। चीनी जो है वो 50 से 150 की हो गई, इन्हें कोई मसला नहीं हुआ। डायरेक्ट ना हूं सर, डायरेक्ट ना हूं, मेरे मौजूद मेहमान हैं, मुझसे नहीं डायरेक्ट नहीं, ये हमें बुरा भला कहेंगे। खुद सरकार की नौकरी करते रहे, PTV की नौकरी करते रहे, दूसरों को आगे बोल रहे हैं। कहते बात ये है कि ये लोग PTV स्टेट इदारा है, मुझे जॉब मिलेगी मैं भी करूंगा। ये कोई बात नहीं, वो आपका इदारा नहीं है, स्टेट इदारा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कहती है कि करप्शन जो है वो 117 से 140 पे चली गई है, मगर किसी को कोई मसला नहीं, मुल्क की इकॉनमी बड़ी तरक्की कर रही है। ये डॉलर 115 से 190 का हो गया, मुल्क की इकॉनमी बड़ी तरक्की कर रही है। ये कैसे तरक्की, कौन सी तरक्की है? और मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि सारे दुनिया के कह रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी बड़ी अच्छी होगी, मुझे बताएं कौन से इदारे हैं वो? IMF ने कहीं नहीं कहा ये वाली बात कि मुल्क की इकॉनमी बड़ी अच्छी हो गई है, मुझे बताएं ना कहां से। अच्छा अफनान भाई, नहीं है, आप कैसे ठीक करेंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, आप बता दें आपके पास क्या प्लान है? ठीक करेंगे कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने जब 2013 में हमारी हुकूमत आई तो इससे ज़्यादा मसाइल थे पाकिस्तान जिसके अंदर घिरा हुआ था, और हमने तब भी पाकिस्तान को संभाला। तब जो है वो रोज़ाना जो है वो लाशें कराची में गिरती थी, बम धमाके होते थे, ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। हमने 5 साल 4 से 5% एवरेज इन्फ्लेशन के ऊपर रखा, क्या कहते हैं, मामले को पूरे के पूरे को। हमने रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के किए, हमने जो है वो CPEC किया, हमने 11,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने लगाए, हमने 1700 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई, हमने जो है वो कैनअप के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए। आप उसके ऊपर बात करें ना, हवाइयों के ऊपर बात करते हैं, अब दलील से बात नहीं करेंगे। बताएं ना क्या किया है पिछले। सर दलील से ये बात कर रहा हूं, मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप फिर माजी में चले गए। मैं कह रहा हूं माजी में आप बड़े अच्छे रहे होंगे, आपके बकौल इमरान खान की हुकूमत बहुत बुरी रही होगी, मुस्तकबिल में बताएं आप क्या फिर ये फैसला करने जा रहे हैं कि हुकूमत चलानी है या छोड़नी है? इत्तेहादियों से ये मशवरा करने जा रहे हैं, कोई प्लान आपके पास नहीं था, ये इसकी आप तस्दीक कर रहे हैं? हमारे पास प्लान था, हमारे पास प्लान है, लेकिन कोई प्लान 35 दिन में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर आप ये समझते हैं कि 35 दिन के अंदर हम लोग सारा का सारा इतना 4 साल का गंद, इतनी अगर अच्छी इकॉनमी होती तो मसला आज होता ही ना। वैसे तो जितनी ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी इकॉनमी है मुल्क की, तो अभी आज भी मसला ना होता, 35 दिन के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता था ना। तो हम ये कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात लगा रहे हैं, हम जो है वो इंशाल्लाह क्या कहते हैं मुल्क की इकॉनमी को ट्रैक पे लेके आ जाएंगे,
और वन वे और दी अदर जो है मुल्क के हालात ठीक होंगे, पहले से बहुत बेहतर होंगे। सर मुझे अंदलीब साहबा के पास जाना है, मुझे ये बता दें कि जब ये करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, तो इमरान खान साहब सड़कों पर होंगे, इमरान खान साहब सड़कों पर होंगे, बैरूनी इमदाद को वो मशकूक करार दे रहे होंगे, हर चीज़ हर इक़दाम को आपके जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रहे होंगे और इसको एक साजिश से जोड़ रहे होंगे। बर्दाश्त कर लेंगे, लेकर चलेंगे इस सारे मामले को साथ? नहीं, हम बिल्कुल बर्दाश्त, हमने देखे इमरान खान साहब 2013 से 2018 तक रोड के ऊपर धक्के खाते रहे, हमारी हुकूमत नहीं गिरा सके। इन्होंने सीपैक को सैबोटाज किया, इन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान किया, ये जो कर सकते थे इन्होंने जो पहले भी किया, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने पहले भी मुल्क की इकॉनमी को ट्रैक पे लेके आए। ठीक है, और हम इंशाल्लाह दोबारा भी। अंदलीब साहिबा, पहले भी आप लोग जलसे जुलूस करते रहे, सब कुछ करते रहे, वो कह रहे हैं हम पहले भी आए थे, दहशतगर्दी का ज़माना था, बम धमाके हो रहे थे, लेकिन मईशत को खड़ा कर दिया। हम में ये काबिलियत मौजूद है और वो कहते हैं अब भी आप सड़कों पे घूमते रहें, कुछ भी करते रहें, ये अपना टाइम पूरा कर लेंगे। क्या आपके पास हैं ये इत्तलात? आप तो सियासी हल्कों में बहुत इन हैं, ये क्या करने जा रहे हैं अब? मसूद, मैं इनकी हर बात पे टोक के इनके सारे पाश कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन मैं ये इतना कहूँगी कि चले मेरी बात यकीन ना करें, आपकी बात पे यकीन ना करें। मेरे साथ कल प्रोग्राम में इनके जो कैसर शेख साहब हैं डॉन के प्रोग्राम में, मैं चाहती हूँ आप वो क्लिप निकालें उनका और लगाएं। वो आज भी एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि जी मईशत संभल ही नहीं सकती जब तक मिफ्ता इस्माइल है। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे साथ बैठे हुए। उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल IMF का बंदा है, इसको कभी मईशत चलानी नहीं आएगी और इसने बेड़ा गर्क कर देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने नेशनल असेंबली में भी खड़े होकर ये कहा है। और उसके बाद उन्होंने आज भी एक प्रोग्राम में कहा आप उनके क्लिप लगाएं, और साथ उन्होंने कहा जी इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब आपस में उनकी कोई रब्त नहीं है। एक कह रहा है जी हम डॉलर को कंट्रोल करके 160 पे रखेंगे, और मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जो IMF कहेंगे हम वो करेंगे। ये उनका एनालिसिस है जो कि वो कल और आज पेश कर चुके हैं, जो इनके पुराने मेंबर हैं कैसर शेख साहब। और उन्होंने कहा कि जी जब तक मईशत ऐसे लोगों के हाथ में होगी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो जो एंकर थे वो पूछ रहे थे कि जी आज 1 महीना हो गया कोई डायरेक्शन नहीं, आनियाँ जानियाँ हो रही हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, पैसे मांग रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन जाना कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी जब तक मिफ्ता इस्माइल साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर कुछ नहीं होगा। अब बैठ के उनको कैसर शेख साहब को पुने या अपनी पार्टी को पुने या मिफ्ता इस्माइल साहब को पुने, ये तो इनका काम है। लेकिन इनकी अपनी पार्टी में लोग इसहाक डार साहब, कैसर शेख साहब कुछ और कह रहे हैं। अब इनके पास 14 और बंदे हैं। अब वो जब 14 और बंदों से आप मनवा के चीज़ लाएंगे तो वो क्या कहते हैं पानी सिरे से पता नहीं अल्लाह माफ़ी दे कहाँ का कहाँ पहुँच गया हो। तो ये तो एक फैक्ट है। अच्छा, एक ब्रेक मुझे लेना है अंजलि साहिबा, एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक मुझे लेना है। और ब्रेक के बाद इम्तियाज़ गुल साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरफ जाएंगे ये मामलात, फौरी इलेक्शन के अलावा और कोई चारा है? ये हुकूमत जो है मज़ीद कितने अरसे चल सकती है और पाकिस्तान को रिलीफ कब तक मिल सकता है पाकिस्तानियों को? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत के इत्तेहादियों में क्या इत्तेफाक होगा? खुद नून लीग के अंदर ही मईशत का मामला हो या दीगर मामलात हों, उन पर एक ज़बान नहीं है, एक इत्तेफाक नहीं है। तो इम्तियाज़ गुल साहब, ऐसी सूरत में हुकूमत कैसे आगे बढ़ सकती है और जो संगीन चैलेंजेस हैं इनको कैसे इससे निपट सकती? 1 मिनट मेरे पास बाकी बचा है, आपकी तरफ सर। देखिए मसूद, बुनियादी मसला पाकिस्तान का ये है कि हर हुकूमत ने यहाँ सब्सिडीज़ दी हैं, चाहे पेट्रोल है, चीनी है, एक्सपोर्ट्स हैं बरामदात पे। तो हम कर्ज़े लेके आवाम को सस्ता आटा फराम करते हैं, सस्ता पेट्रोल फराम कर देते हैं, कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जाते हैं, फिर पिछली हुकूमत को कहते हैं कि उन्होंने कर्ज़ा बहुत ज़्यादा ले लिया है, ये कहाँ कर्ज़े चले गए हैं। तो 74 साल से यही सिलसिला चल रहा है। वो शेर है कि कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी ये फाका मस्ती एक दिन। तो पाकिस्तान के मामलात इस वजह से नहीं ठीक हो रहे। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ का टैक्सेशन निज़ाम इतना बहुत सीधा पुराना है कि यहाँ पे कोई भी गैर मुल्की ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक से कोई भी फर्म यहाँ आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। पिछले 15 साल से बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब तक ये FBR जैसा जाबिर और इंतहाई कोल्ड ब्लडेड
जानवर जब तक होगा इसकी इस्लाहात नहीं होंगी। बहुत यहाँ पे शुक्रिया कोई इम्तियाज़ गुल साहब, वक्त ख़त्म हो गया जलसों की वजह से, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त कम था, मेहमानों से बहुत डिटेल में बात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में तफसील से बात करेंगे। अफतान साहब आपका शुक्रिया, अंदिलीप साहब आपका शुक्रिया, इम्तियाज़ गुल साहब आपका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।